हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के क्वेश्चन आपके होने वाले आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपका नेमी से कवर किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नेमी से ही पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी आईटीआई के छात्र हैं जो इस साल एग्जाम देने जाने वाले हैं, सभी लोग इस वीडियो को देख कर जाएं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रीशियन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पर आप सबसे पहले जान लीजिए। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका पूरा नाम होता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है साथियों E बराबर BLV साइन थीटा होता है। और इसमें आपका ऑप्शन कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया। BLV साइन थीटा वोल्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कार्क-स्क्रू नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली नियम, सी ऑप्शन फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी ऑप्शन फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों इसमें जो होता है वो फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो आपका फिगर है ये डीसी जनरेटर का है। और ये जो डीसी जनरेटर का भाग है ये ऊपरी भाग है। और इसको क्या बोला जाता है साथियों, बॉडी। बॉडी भी आप कह सकते हैं, योक भी कह सकते हैं, योजक भी आप कह सकते हैं, बाहरी खोल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप टेक्निकल की एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कभी यहाँ पर ऑप्शन में योक दे देगा, कभी बॉडी दे देगा, कभी आपको योजक दे देगा, या कभी आपका बाहरी खोल भी दे देगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको कई नाम से जाना जाता है। और साथियों यदि बात करें इसको बनाने की, तो इस बॉडी को बनाने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हमारा सही हो जाता है, यहाँ पर योग कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया। तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं, 4, 6, 8 या 12। तो देखिए इसके लिए आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। बिना सूत्र के आप इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यदि यहाँ पर डुप्लेक्स दिया गया, यदि यहाँ पर ट्रिप्लेक्स दे देता या कोऑर्डिनेट दे देता, ये सिंप्लेक्स दे देता, तो इसका जो मान है वो अलग अलग आता। तो सबसे पहले इसको सूत्र को जान लीजिए, तभी आप इसको लगा पाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, पोलों की संख्या प्लस आपका जितने यहाँ पर लैप की संख्या दिया होता है, चाहे डुप्लेक्स दिया जाए या ट्रिप्लेक्स दिया जाए। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए, यदि सिंप्लेक्स पूछा जाता है तो उसका मान हम 1 रखते हैं। यदि हमसे डुप्लेक्स पूछा जाता है तो हम 2 रखते हैं। और यदि ट्रिप्लेक्स पूछा जाता है तो 3 रखते हैं। और कोऑर्डिनेट पूछा जाता है तो 4 रखते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, डुप्लेक्स पूछा जा रहा है, तो डुप्लेक्स के लिए हम यहाँ पर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, P गुणे 2। और P मतलब क्या होता है, पोल। और पोल का मान इसमें कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो P की जगह 4 रखिएगा और सूत्र के अनुसार डुप्लेक्स का मान आप यहाँ पर 2 रखेंगे। तो 4 दूना कितना हो गया साथियों, 8। और इसमें जो आपका जो सही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये तो यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है कि ये डीसी जनरेटर है, लेकिन ये डीसी जनरेटर का यहाँ पर कौन सा भाग है ये आपको बताना है। तो देखिए इसको बोला जाता है आर्मेचर कोर। ठीक है, आर्मेचर कोर जिसपे जो होते क्या होते हैं, ये खांचे कटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि जिस पर यहाँ पर खांचे कटे होते हैं वो क्या होता है, आर्मेचर कोर होता है। और ये जो होता है साथियों डीसी मशीन में जो होता है ये आपका ज़्यादातर होता है। और यहाँ पर डीसी मशीन में यहाँ पर पूछा भी जा रहा है, तो डीसी मशीन में जो खांचे होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला आपका होता है, इसको नोट करिएगा, जो छात्र आईटीआई करें या अदर जब एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो उस समय आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके जो खांचे होते हैं 3 प्रकार के हो जाते हैं।
पहला जो होता है जिसको बंद बोला जाता है या उसको क्लोज बोला जाता है। दूसरा जो होता है साथियों इसको सेमी क्लोज बोला जाता है, जिसको अर्ध बंद बोला जाता है, मतलब आधा बंद रहेगा। और तीसरा जो होता है साथियों उसको बोला जाता है ओपन, मतलब कि खुला। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंडक्शन मशीनों में किस प्रकार के स्लॉट काम में लिया जाता है, तो आप कहेंगे, आपको बताना ये है कि जो भाग घूमता नहीं है वो ओपन प्रकार के होते हैं, और जो भाग घूमता है वो क्लोज यानी कि सेमी क्लोज प्रकार के भाग होते हैं। और अधिकतम यदि घूर्णन गति की बात किया जाए तो अधिकतम घूर्णन गति हो तो क्लोज प्रकार के ही उसमें प्रयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है हमारा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिया गया है, जनरेटर के किस भाग को यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसको बोला जाता है आर्मेचर कोर। ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट ये होता रहता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं मतलब क्या का क्रम में यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे कि आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं, या बी ऑप्शन आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़े होते हैं, या सी ऑप्शन शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं, या डी ऑप्शन शंट फील्ड के साथ समांतर में जुड़े होते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरपोल होते हैं वो आपका क्या होता है, अंतर्ध्रुव कुंडलन भी इसको बोला जाता है। जो इंटरपोल होता है, जैसे कि यहाँ पर इंटरपोल दिया गया है, ये शब्द मैंने देखा तो आपको बता देता हूँ। इसको हम आप देखेंगे जब टेक्निकल एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर इंटरपोल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अंतर्ध्रुवण लिखा हुआ नजर आएगा, जिसको ध्यान रखिएगा। तो अंतर्ध्रुवण जो वाइंडिंग होता है वो आपका जो कनेक्शन होता है वो आर्मेचर की श्रेणी क्रम है, मतलब कि इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है वो आपका जो होता है आर्मेचर की श्रेणी क्रम में किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो श्रेणी क्रम में दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये आपका ये दिया गया। लेकिन आपसे यदि पूछ दिया जाए कि इसको श्रेणी क्रम में ही क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये कनेक्शन इसलिए श्रेणी क्रम में होता है साथियों, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो कम्यूटेशन प्रभाव को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग में जो कम्यूटेशन प्रभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है। और इंटरपोल की यदि संख्या की बात किया जाए तो इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल के समान होती है, इसको भी आप बता दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। ए ऑप्शन वोल्टेज का निर्माण करें, बी ऑप्शन फील्ड करंट कम करें, सी ऑप्शन आर्मेचर करंट कम करे। देखिए इसमें आपको तीन ऑप्शन ही आपको बताते हैं, एक यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी मैंने कवर किया है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसी में से आपका सही होगा, ये कन्फर्म है। देखिए यहाँ पर किया गया है स्वयं उत्तेजित। स्वयं उत्तेजित का मतलब क्या होता है, सेल्फ जनरेटर कह सकते हैं आप, सेल्फ जो आपका स्वयं स्टार्ट हो, क्योंकि ये डीसी जनरेटर में पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो जनरेटर जो स्वयं आपका स्टार्ट हो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ जनरेटर बोलेंगे। तो दोस्तों सेल्फ जनरेटर कब होता है, जब अपने आप जनरेटर स्टार्ट होकर वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर दे तो उसे हम सेल्फ जनरेटर कहेंगे। मतलब कि अपने आप स्टार्ट होने के लिए उसमें क्या जरूरत पड़ेगी, फील्ड वाइंडिंग में कुछ फ्लक्स की मात्रा हमेशा परमानेंट होती है, तो वोल्टेज बनाने के लिए जनरेटर में क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है वोल्टेज के निर्माण करने के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी थी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 को। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध मापते हैं, वो कौन से दो बिंदु हैं। देखिए इसमें जो आपका होता है ब्रश और कम्यूटेटर, इनके बीच में प्रतिरोध होता है। कहने का मतलब ये है जो यहाँ पर कंटेक्ट रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मशीनों में जो संपर्क प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंटेक्ट रेजिस्टेंस बोला जाता है। और जो कंटेक्ट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे पहले जान आप इसके बारे में देखिए कि ब्रश और जो कम्यूटेटर होता है उसके बीच में ही प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, कंटेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब संपर्क प्रतिरोध बोलते हैं। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन देखिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, बिल्कुल कन्फर्म है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, फिगर देकर क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसमें कहा जा रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया। अब यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, तो यहाँ पर देखिए एरो के रूप में यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर एक्स से इंडिकेट कर रहा है। इस भाग का नाम क्या है, देखिए इसे जो चिन्हित किया गया इसी को आपको बताना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर दर्शाया जा रहा है और यहाँ पर जो आपका दर्शाया जा रहा है साथियों फुल लोड यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और ये जो आपका एरो है सबसे पहले ऐसे था, लेकिन अब बाद में जब ये नीचे ड्रॉप हुआ तो इसको ऐसे ऐसे करके दर्शा दिया गया कि पहले ऐसे था, फिर ये क्या हो रहा है नीचे की तरह क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि गिर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप लोड का मान बढ़ाएंगे तो आर्मेचर रिएक्शन होगा और आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर अपने वोल्टेज में क्या करता है कमी करता है। और आर्मेचर जो रिएक्शन होते हैं ये दो इसके प्रभाव होते हैं। एक तो आपका हो जाता है साथियों विचुम्बकन प्रभाव और दूसरा आपका हो जाता है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, तो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि समानांतर में जुड़ा हुआ है तो लघु शंट यौगिक होगा, मतलब कि शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।